हमने आपने सभी ने कभी न कभी देर रात को अपनी गाड़ी की खिड़की से सड़क किनारे किसी न किसी ऐसे शख्स को जरूर देखा होगा जो किसी प्लास्टिक या फटे नचे अगर कहें कंबल को खुद को लपेटे हुए हो, ठंडी हवाओं से लड़ने की कोशिश कर रहा हो। लेकिन अपनी बातों को थोड़ा सा विराम देकर पहले हम आपको दिखाते हैं देश की राजधानी दिल्ली के वीवीआईपी इलाके लॉदी गार्डन की तस्वीर, जहां देश के वित्त मंत्री भी अपनी सेहत के लिए मॉर्निंग वॉक करते नजर आते हैं और तमाम बड़े दिग्गज भी। लेकिन दिल्ली की सर्द रात की कुछ तस्वीरें लेने के लिए जब हमारी टीम शहर में निकली तो ये लॉदी गार्डन के पास ही बुजुर्ग कूड़े के ढेर में आग लगाकर सर्दी से दो दो हाथ करने की कोशिश करता दिखाई दिया। जरा सोचिए, माचिस की एक तिली से निकली चिंगारी इस शख्स के दर्जनों रूम हीटर और सैकड़ों कंबलों से ज्यादा अहम है। इस शख्स की सुलगाई हुई आग से कूड़े का ढेर आग की लपटों में बदल गया। सड़क किनारे लेटे दो लोग और इसके आसपास आ गए और कोशिश करने लगे कि ठंड से निजात कैसे मिले। लेकिन ये खबर हम आपको इसलिए बता रहे हैं, हमारी कोशिश है कि एक बेघर की जान बच जाए, क्योंकि बड़े से बड़े डॉक्टर और समाजशास्त्रियों की तरह हम भी नहीं मानते कि सिर्फ ठंड की वजह से किसी की जान जा सकती है। और ये तस्वीरें जो हम दिखा रहे हैं आपको वो इसलिए कि पिछले एक सप्ताह में 30 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है ठंड की वजह से। और आज हम चर्चा कर रहे हैं क्योंकि आज अकेले उत्तर प्रदेश से खबर आ रही है तकरीबन 21 लोगों के बारे में। ये वो आंकड़े हैं जिनका रिकॉर्ड है, लेकिन ऐसे लोगों की दरअसल रिपोर्ट भी नहीं की जाती है। अब आपको दिखाने जा रहे हैं वो सबूत जो सरकारें किस तरह से लोगों को ठंड से बचाने के प्रयास करती है, उसकी पोल खोलती है। डरावनी तस्वीरें देश के सबसे बड़े अस्पताल एम्स के बाहर की है, जहां प्लास्टिक या कहें कंबलों के सहारे ठंड से लड़ते लोगों के बीच दिखा एक 2 साल का मासूम बच्चा। इसके इलाज के लिए बच्चे के माँ बाप और नानी भी डेरा डाले हुए हैं, लेकिन खुले आसमान के नीचे वो अपने लाडले को लेकर किस तरह से इंतजार कर रही हैं एम्स में अपनी बारी का। देखिए क्या हो गया इसको। इसको तो वैसे बुखार चिल्लानी इतना बेचैनी हो जाता है तो ले जाते हैं तो दवा नाक में। तो आपको यहाँ पे सोने का इंतजाम नहीं किया ना ना, अब बरसान पैसा कहाँ से आई हैं इलाज कराने? बिहार से। कहाँ से? समस्तीपुर बिहार से। यहाँ पे कुछ भी नहीं है सोने वोने के लिए? कोई कंबल वगैरह या अंदर? ठंडा है, वो बेटी सोई है, वो देखिए। ये रात में कैसे रह पाता होगा? वही जगह ठंडा में लपेट के, एक ठो ठंडा है, एक ठो बच्चा को रजाई दीन है, मालिक आइन है तो कहने के बच्चे को लो रजाई, वही जो ले गए इमरजेंसी में दिए। यही आप आसमान के नीचे इतना छोटा बच्चा रहता है? क्या करें, फिर मुसीबत की मारी दरभंगा में इसका इलाज चलता था तो वो कहीं का कि बोली वहाँ ले जाओ, वहाँ सो जांच करा करके लाओगी तब इलाज होगा। अब यहाँ आए हैं तो एक ठो जांच कर दी। ठंड बहुत ज्यादा लगती होगी ना रात में? बहुत। क्या नाम है इसका? इसका फरीद खान। फरीद खान। फरीद खान, आप बताइए, इतना छोटा फरीद बहुत खान। बेचैन करो, बहुत बेचैनी। माँ को ठंड में नींद नहीं आती होगी? हाँ, मारो है, बुखार हो जाए, बहुत अल करे लागो। तो ये देश की राजधानी दिल्ली की खबर है, लेकिन उसके आसपास के राज्यों में भी अगर हम एक नजर डालें तो उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, हरियाणा, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, इन राज्यों की क्या तस्वीर है उस पर एक नजर डालें तो हर वर्ष के आंकड़ों पर नजर डालें अगर सबसे ज्यादा कि 2010-11 में कितनी मौतें हुई, ये सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाले इलाके हैं जो ठंड का असर जिन पे होता है। हालांकि जम्मू कश्मीर है, लेकिन वहां से मरने की संख्या, मौतों की संख्या कम आती है और यही दिलचस्प विचार करने वाला विषय है। इसीलिए हम चर्चा कर रहे हैं कि ठंड से कितना असर होता है या फिर कारण कुछ और होते हैं। डेंगू से मौत का आंकड़ा हमारे सामने है, 2010 में 110, 2011 में 169, 2012 में 242। ठंड से लेकिन 2011 में 443, 2012 में 285, 2013 में 1037 और 2014 में 233। शुरू हुई अभी ठंड।
और हर बेघर को मिले रैन बसेरा। सुप्रीम कोर्ट, देश की सबसे बड़ी अदालत ने अगर इसको लेकर टिप्पणी की तो वो क्या की, पूरे देश में सभी बेघरों के लिए अस्थायी रैन बसेरों के इंतजामात किए जाएं, कोशिश की जाए। शहरी विकास मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी सभी राज्यों के मुख्य सचिवों की बैठक बुलाएं और सभी बेघरों के लिए योजना बनाने पर कार्रवाई करें। सरकार के लिए गरीब, बेसहारा, कमजोर और असहाय लोगों की जिंदगी बचाने और सुरक्षित रखने से ज्यादा महत्वपूर्ण कुछ नहीं है। एचएल दत्तू, मुख्य न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट ने 13 नवंबर 2014 को, इसी साल, एक महीने पहले महज ये बात कही। आखिर सुप्रीम कोर्ट को ये बात क्यों कहनी पड़ी, यही हमारे लिए चर्चा का विषय है, बड़ा सवाल है जिसपे हमारे खास मेहमानों के साथ हम चर्चा कर रहे हैं। और मैं आपको परिचय करा दूं, सबसे पहले हमारे साथ रविदास मेहरोत्रा जुड़ेंगे, समाजवादी पार्टी के नेता लखनऊ से। शैलजा चंद्रा हमारे साथ जुड़ रही हैं, फॉर्मर चीफ सेक्रेटरी हैं दिल्ली की। डॉक्टर अजय आलोक, जनरल सेक्रेटरी जेडीयू के। आलोक शर्मा जी कांग्रेस से, और सुनील कुमार आलेडिया जी, फाउंडर सेंटर फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले शैलजा जी, आपके पास आकर इस बात को समझना चाहती हूँ कि सुप्रीम कोर्ट को अगर कहना पड़ रहा है कि सरकारें व्यवस्था करें रैन बसेरों की, पूरी रैन बसेरों की व्यवस्था कैसे होती है, किसके हाथ में होती है, पहले हमारे दर्शकों की जानकारी के लिए, क्योंकि बुनियादी सवाल है, कौन करता है व्यवस्था? शैलजा चंद्रा के पास वापस जाएंगे एक बार। सुनील कुमार जी, आप समझा दीजिए थोड़ा सा हमारे दर्शकों की जानकारी के लिए कि रैन बसेरों की बात होती है, राज्य सरकार से लेकर केंद्र सरकार तक करती है, दोनों की तरफ से बजट होता है, लेकिन उसके बाद सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ता है। पहले बताइए प्रक्रिया क्या है, कैसे शुरू होती है रैन बसेरों की शुरुआत सर्दी आने के साथ ही? जी, अगर हम केंद्र सरकार की बात करें तो हाउसिंग अर्बन पॉवर्टी एलिवेशन मंत्रालय इसके लिए देखता है रैन बसेरे के लिए, और जिसके लिए अभी 2013 में एक स्कीम आई, नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन शेल्टर फॉर अर्बन होमलेस के लिए। दिल्ली की अगर हम बात करें तो दिल्ली के लिए दिल्ली अर्बन शेल्टर इम्प्रूवमेंट बोर्ड इस पूरे मसले को देख रहा है, और इस बोर्ड के साथ साथ कोर्ट की निगरानी भी है। दिल्ली उच्च न्यायालय इस मुद्दे को पिछले 2010 से देखता आ रहा है। जी, लेकिन जो आम आदमी है उसकी जानकारी के लिए थोड़ा सा इसको और साफ करिए कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बजट का क्या प्रावधान होता है, कितना बजट होता है, क्योंकि हर राज्य में किल्लत है। सिर्फ हम दिल्ली के आंकड़े अगर हमारे दिखाएं तो दिल्ली में कुल बेघर जो लोग हैं वो 39,000 हैं, और कुल रैन बसेरे जो हैं वो 231 हैं। रैन बसेरे में 44 जो है उनकी क्षमता लगभग 17,000 के आसपास है। 22,000 लोग अभी भी बिना रैन बसेरे के सड़कों पे, स्टेशन पे रात गुजारने को मजबूर हैं। अगर हम आंकड़ों की बात करें तो दिल्ली के अंदर पहले आंकड़े ही साफ नहीं है। सिटी का 1% पॉपुलेशन जो है होमलेस में माना जाता है, और इसके लिए कई स्टडी हुई हैं, 2000 से स्टडी चलती आ रही हैं, और अभी भी रिसेंट में 2011 में सुप्रीम कोर्ट कमिश्नर ऑफिस ने एक स्टडी किया था जिसमें दिल्ली अर्बन शेल्टर इम्प्रूवमेंट बोर्ड और एजेंसीज थी जिन्होंने 2,48,000 काउंट किया दिल्ली की सड़कों पे लोग बाग रह रहे हैं। अभी करंट की अगर हम बात करें, दिल्ली के अंदर 85 परमानेंट बिल्डिंग्स हैं, 102 पोटा कैबिन्स हैं, 15 टेंट इन्होंने अभी दिसंबर में लगाए हैं, और 9 बिल्डिंग्स जो हैं 14 दिसंबर को इन्होंने कोर्ट को बताया कि 15 मार्च 2015 तक वो उसमें चलेंगे। तो टोटल हुए 211 जी। और ये जो 233 की बात अभी कोई आंकड़ों को लेकर तस्वीर साफ नहीं है, जिस तरह से मरने वालों की संख्या साफ नहीं है और उसको लेकर किसी को चिंता भी नहीं है। आलोक शर्मा जी, क्या कारण है सरकार इतनी संवेदनशील, इतनी संवेदनहीन नजर आती है इस विषय पे? देखिए, कहीं ना कहीं मैं आपकी बात से सहमत हूं कि संवेदनहीनता नजर आती है, और ये संवेदनहीनता किसी भी स्तर पर हो, किसी भी पार्टी की सरकार हो, नहीं नजर आनी चाहिए। नहीं, मैं तो आपसे ये पूछ रही हूँ कि आपकी सरकार के वक्त 1,000 लोग पिछले साल गए हैं मौत के मुंह में सर्दी की वजह से। आपकी सरकारों ने इस बात को समझा नहीं, उनकी जान की कीमत नहीं है गरीबों की? देखिए, हमारी सरकार पिछली बार नहीं थी, पिछली बार आम आदमी पार्टी की सरकार थी। हमारी सरकार पिछली बार अक्टूबर के आंकड़े देश भर के हैं आलोक जी। मैं मानता हूं देश भर के आंकड़े हैं, लेकिन जो शेल्टर बोर्ड्स हैं, जैसा सुनील ने भी बताया, ये राज्य सरकारों के अधीन कार्यरत होते हैं। कांग्रेस सरकार ने, यूपीए ने 2010 में भी जो जवाहरलाल नेहरू अर्बन मिशन था उसके तहत प्रावधान किया और तमाम राज्यों को फंड्स दिए गए।
2010 में यूनाइटेड आपको नेशंस याद आता है आलोक जी, जिस राज्य में बीजेपी की सरकार है वहां सर्दी से मरने वाले किसी गरीब व्यक्ति के लिए आपने कभी आंदोलन किया हो, आपने कभी आवाज उठाई हो? देखिए, आंदोलन से और आवाज से तमाम चीजें नहीं हो सकती हैं। प्रशासन अपना कार्य करता है। धर्मांतरण पे आवाज उठाने से होती है? नहीं, धर्मांतरण और इस विषय को दोनों को आप कोरिलेट करके नहीं दे सकते हैं। वो संविधान के खिलाफ एक ऐसी चीज है जो कहीं ना कहीं हमारी जड़ों को हिलाती है। संविधान जीने का अधिकार भी देता है आलोक जी। मैं अब अपनी पूरी बात कर लेता हूं कि यूपीए सरकार ने क्या क्या किया। यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम की एक स्टडी 2010 में आई थी, जिसमें लगभग 60,000 व्यक्तियों को, 56,000 कुछ लोग थे जिनको आइडेंटिफाई किया गया था दिल्ली के अंदर। और उसके बाद से ही जो आश्रय बोर्ड था, जिसका सुनील ने भी अभी जिक्र किया, वो कांग्रेस की ही सरकार ने बनाया था कि इनकी संख्या बढ़ती चली जा रही है, क्योंकि केंद्र की राजधानी है दिल्ली और यहाँ पर माइग्रेशन का काफ़ी लंबा एक सिलसिला चलता रहता है। लोग आते हैं काम के लिए, काम नहीं मिलता है, कई बार इस तरह की रातों में उनको सड़क पर रहना पड़ता है। उसके बाद दिल्ली अर्बन जो शेल्टर इम्प्रूवमेंट बोर्ड है, वो भी कांग्रेस के शासन में ही आया। यूपीए सरकार ने केंद्र से भी 2013 के अंदर यूपीए गवर्नमेंट के समय पर काफ़ी पैसा रिलीज किया और उसके बाद भी। लेकिन आज देखना यह है, खासतौर पर मैं दिल्ली पर फोकस करना चाहूँगा, क्योंकि दिल्ली के अंदर इस तरह का जो माइग्रेशन है, सीजनल माइग्रेशन काफ़ी रहता है। दिल्ली के अंदर आज बीजेपी की सरकार है, एलजी महोदय यहाँ पर परोक्ष रूप से कार्यरत हैं। लेकिन आप देखिए, पिछले 1 महीने में दत्तू साहब का जो डिसीजन आया नवंबर में, उसके बावजूद मात्र 15 प्राइवेट टेंट वालों को टेंट लगाने के लिए कार्यरत किया गया है। उसके अलावा एलजी महोदय ने दिल्ली के अंदर और बीजेपी की सरकार ने कोई कदम नहीं उठाया है। मैं इस पर राजनीति नहीं करना चाहूंगा, हो सकता हमसे भी इस मुद्दे पर कमियां रही हों, लेकिन जिस तरह से पिछले कई दिन से अब सर्दी लगातार बढ़ती चली जा रही है, बीजेपी की केंद्र की सरकार को चाहिए कि तमाम इस तरह के शेल्टर्स को तुरंत वो कार्यरत करे और जितना जल्दी हो सके उस पर कार्यवाही करे। हमारे समय में 85 जो परमानेंट बिल्डिंग थी वो पिछले 15 वर्षों में आई है मैम। 102 जो पोटा केबिन्स थे वो पिछले 15 वर्षों में ही आए हैं। लेकिन इन्होंने अभी तक इस सर्दी के लिए कोई किसी तरह का संज्ञान दिल्ली के अंदर नहीं लिया जी। फॉर्मर चीफ सेक्रेटरी दिल्ली की शैलजा चंद्रा हमारे साथ जुड़ी हैं। शैलजा जी, सामाजिक सुरक्षा सरकारों की प्राथमिकता, ब्यूरोक्रेसी उस काम को जो सरकार तय करती है उसे नतीजे तक पहुंचाती हैं। आप दिल्ली में पूरी ब्यूरोक्रेसी की अगर कहें कि शासक रही हैं एक तरह से, क्या कारण है कि ये प्राथमिक नहीं बन पाते हैं? ये गरीबों की जान जो है वो संवेदनहीनता का जितना बड़ा परिचय देती हैं, बताती हैं कि हमारी ब्यूरोक्रेसी वाकई में कितनी गंभीर है इस विषय पे। एक तो मीना जी, मैं रिक्वेस्ट करूंगी, जब आप मेरे से कोई सवाल पूछते हैं तो मुझे समय दीजिए जवाब देने का, आप काटिएगा मत मेरे बात को। जी 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 बिल्कुल। एक तो आप समझने की कोशिश कीजिए कि यहाँ पे माइग्रेशन की बहुत ज्यादा 5 लाख लोग बसते हैं हर साल, और जब सुविधा दी जाती है तो और भी लोग आकर्षित होकर यहाँ आ जाते हैं। उनकी जो दशा है वो करुणाजनक है और उसके लिए सरकार को जरूर कदम उठाने चाहिए। पर यह भी आपको समझना चाहिए, जो मैं लेफ्टिनेंट गवर्नर से कोई बात नहीं हुई है, पर जो ऑफिसर इसको डील करता है वही डील करता आ रहा है 2-3 साल से। सो कोई बीजेपी आ जाए या कांग्रेस आए, वो ऑफिसर्स जो करते हैं इसको इम्प्लीमेंट प्रोग्राम को, वो तो कामिल है वहीं पे। और ये उनका नाम है अमरनाथ, जो सुप्रीम कोर्ट में भी उनकी जो पेशी होती है और वो जवाब वहीं पे देते हैं। उनसे मेरी बात हुई है और वो कहते हैं कि एलजी साहब ने मीटिंग की है, और मैं एलजी साहब के पक्ष में नहीं बोल रही हूं, पर इतना तो जानकारी आपके व्यूअर्स को, क्योंकि उनको भी बहुत बुरा लगता होगा जब लोगों को ठंड में कांपते हुए देखे, तो क्या निर्णय लिए गए हैं। एक अच्छा निर्णय जो मैं बताना चाहती हूं कि सीनियर ऑफिसर्स की रोस्टर ड्यूटी लगाई है, इलाके इलाके की लिस्ट बना के, कि वो जाके इंस्पेक्ट करे, एक तो रन बसेरा कैसे चल रहे हैं, और जो बाकी लोग बाहर रहते हैं फिर भी रन बसेरा के होते भी नहीं जाते उसके अंदर। जैसे आपके ही स्टूडियो के नजदीक वो जो सराय काले खान जब टर्निंग लेते हैं, वहां तो ब्रिज के नीचे बहुत परिवार आपको नजर आएंगे। उनसे अगर आप बात करेंगे तो वो वहां से हटना नहीं चाहते हैं, क्योंकि वो समझते हैं कि अब उनकी जगह चली जाएगी। कई लोग कहते हैं कि हम परिवार को नहीं तोड़ेंगे, कि लेडीज यहाँ और जेंट्स यहाँ। तो ये सब समस्या होती है, कदम उठाए जा रहे हैं। सीनियर ऑफिसर्स जब इंस्पेक्शन करेंगे तो नजर आ जाएगा, उनमें कोई इंटरेस्ट नहीं है कोई किसी के पक्ष में बात करने की। उनको एलजी साहब को देने पड़ेगा जो भी एक्चुअल फैक्चुअल चीज है। अमरनाथ जी ने मुझे बताया कि जो आंकड़े
अभी आए हैं 217 है और 17,000 लोगों के लिए अभी सुविधा है, वो और टेंट्स की ऑर्डर दे रहे हैं। पर मैं इतना ही कहना चाहती हूँ कि आपके द्वारा पब्लिक को भी ये होना चाहिए एक होश कि अगर आपके पास पुरानी ब्लैंकेट्स हो, कार्डिगन्स हो वगैरह हो, उनको भी डोनेट करना चाहिए, क्योंकि नीड बहुत ज्यादा है और हर चीज सरकार, कोई भी सरकार नहीं कर सकती है और कोई राजनीतिक बात नहीं है। ये एक सुनने वाली बात है कि भाई ये तो जो लोग हैं हर साल दिल्ली में और आते जाएंगे, उनको कोई मना नहीं करना चाहिए और मना नहीं, कोई किसी का अपेक्षा नहीं कि ये करना है, पर उनको एक साधन मिलना चाहिए और ये एक अवेयरनेस होना चाहिए कि आपके रन बसेरा नियरेस्ट कौन सा है। वहां पे जो रन बसेरा है वहां पे पानी की सुविधा, टॉयलेट की सुविधा और वो सब दे रखी है। अगर कमियां है तो ये ऑफिसर्स जब जाएंगे इंस्पेक्शन के लिए जरूर निकालेंगे। और आप, मैं समझती हूँ कि अगले बार अमरनाथ को ही बुलाइए अपने प्रोग्राम में, ताकि वो आपको सारे आंकड़े दे दे। जी शैलजा जी, आपकी बात पूरी होने दी है, मैंने बीच में नहीं रोका है। मेरी बात हुई थी पिछले साल भी, हमने इसी तरह से एक कार्यक्रम किया था और हमने उनको बुलाया था, उनसे बातचीत भी हुई थी, उन्होंने जो अपने प्रयास हैं उनके बारे में जानकारी भी दी थी। और इस बार भी हम कोशिश करेंगे कि एक बार बात करके उनसे एक्चुअल फैक्ट्स जो हैं कि कितने, आप जो बता रहे हैं आपको लग रहा है कि हमारे फैक्ट्स में कहीं कोई कंफ्यूजन है, जबकि मेरी जानकारी में कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है। मैं तो आपसे ये समझना चाह रही हूँ शैलजा जी, क्या मेहरोत्रा जी, काला धन जो विदेशों जमा है, रविदास मेहरोत्रा जी, अभी तक तो सबसे ज्यादा चिंता की बात उत्तर प्रदेश से आ रही है। देखिए, पूरे देश की बात है, खाली एक प्रांत की बात नहीं है, पूरे देश की बात है। और ठंड और भूख से लोग मरे, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है। और दूसरी ओर ये बात दुर्भाग्यपूर्ण है कि जो देश में गरीब कमजोर मजदूर है, उसका पैसा विदेश में जा रहा है, काला धन। और इस धन की अगर इस देश में वापसी हो जाए तो मैं समझता हूं कि हर गरीब को पैसा मिल जाएगा। ये कहा गया था कि जो ब्लैक मनी है वो जब यहाँ आएगी तो 15 लाख रुपया हर व्यक्ति को मिलेगा। अगर ऐसा हो जाए तो मैं समझता हूं कि ठंड और भूख से किसी की मौत नहीं होगी जी। लेकिन आज लेकिन मौत हो रही है। हम चर्चा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आंकड़े शुरू हो चुके हैं आने, और वो तो रिपोर्ट्स, वो जो दर्ज होती है उनके आंकड़े हैं। बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो सामने नहीं आती हैं, उस गरीब की सुनी नहीं जाती, क्योंकि दुर्भाग्यजनक, आपने बता दिया आलोक शर्मा जी, दुर्भाग्यजनक उसका मरना नहीं है, दुर्भाग्यजनक उसका होना भी है शायद, क्योंकि कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि उनके लिए, उनके परिवार के लिए, उन जो दूर से सिर्फ कमाई के लिए यहाँ पे पहुंचते हैं, उनके लिए भी सरकारें कुछ करती है। कभी कोई पैकेज की राजनीति उसके पीछे नहीं है, इसलिए कभी उनकी सुनवाई नहीं होती, उनकी आवाज मुखर नहीं होती। नहीं, देखिए, मैं समझता हूं कि केंद्र सरकार ने भी जिस तरह के अर्बन मिशंस चलाए थे और जो भारत निर्माण कार्यक्रम था, इसके अलावा आप मनरेगा देखिए, मनरेगा से का मकसद ही ये था कि इस तरह के लोग जो गांव से शहरों में माइग्रेट करते हैं, अगर उनको वहीं पर रोजगार मिलता है तो स्वाभाविक है कि कहीं ना कहीं गरीब आदमी का माइग्रेशन शहर में कम रहेगा। लेकिन आने वाली जो अभी सरकार है बीजेपी की, उसने तो बिल्कुल किसी तरह से भी कोई कदम ऐसा नहीं उठाया है जिससे माइग्रेशन रुके। लेकिन इन लोगों के प्रति आलोक जी कोई सहानुभूति कभी क्यों नहीं होती है? देखिए, सहानुभूति से काम नहीं चलता है, काम चलेगा कदमों से, और कदम जो होंगे वो रिसोर्सेज पर डिपेंड करेंगे। तमाम सरकारें हैं, उनके रिसोर्सेज भी लिमिटेड हैं। उत्तर प्रदेश में तो मुझे नहीं लगता कोई बोर्ड भी है जो इस तरह का बोर्ड या कोई डिपार्टमेंट, कोई कॉर्पोरेशन जो इस तरह के लोगों को देखती हो। अभी मैं बेंगलोर में भी देख रहा था कि कोई बोर्ड उन्होंने बनाया है। सहानुभूति होनी चाहिए, ना इन्हें श्रद्धांजलि देने की जरूरत होनी चाहिए। केवल निंदा कर देने से कोई सरकार अपने दायित्व से नहीं बच सकती है। मेहरोत्रा साहब जो हैं वो वरिष्ठ नेता हैं, लेकिन केवल निंदा कर देने से काम नहीं चलेगा। आपने क्या कदम उठाए ये बताने चाहिए। कदमों में अगर कमी रही है तो सरकार को जिम्मेवारी लेनी होगी। कांग्रेस पार्टी ने जो जो कदम उठाए यूपीए के शासनकाल में और दिल्ली के शासनकाल में, मैंने पिछले सेगमेंट को तमाम चीजें बताई हैं, मैं रिपीट नहीं करूंगा। अगर अभी भी कोई चीज कमी है, आज दिल्ली के अंदर बीजेपी की सरकार है, बीजेपी की सरकार को देखना चाहिए। मैं समझता हूं बीजेपी के किसी नुमाइंदों को आकर यहाँ कर जानकारी देनी चाहिए थी कि एलजी महोदय क्या कर रहे हैं। आलोक जी, आलोक जी, जैसे कि शैलजा जी ने कहा कि ये सिर्फ सरकारों की जिम्मेदारी नहीं है, वो तो ब्यूरोक्रेसी में इतनी सीनियर पोजीशन पे रही हैं, उनको लगता है कि समाज की भी जिम्मेदारी, विपक्ष की भी जिम्मेदारी होगी। देखिए सड़क पे जाए, रैन बसेरों में क्या हो रहा है, वहां पे आप लोग कुछ नहीं जरूरी समझते। देखिए, पिछले साल भी जिस समय पार्टी केजरीवाल के एक मंत्री रात को कैमरा लेकर निकले थे, उस समय भी हमारे तत्कालीन जो प्रदेश अध्यक्ष थे उन्होंने बहुत ऊंची आवाज उठाई थी और उसके बाद ही
आम आदमी पार्टी की जो सरकार थी वो जागी थी। अभी जिस तरह से आपके न्यूज़ चैनल से चीज़ें मिली हैं, आज दिन में भी कांग्रेस के कार्यालय में इसका डिस्कशन हो रहा था कि इस विषय को कैसे विपक्ष घेरे। मैं समझता हूं कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से संवेदनशील है। आने वाले दिनों में हम जरूर इस दिशा में कार्रवाई करेंगे। जी, डॉक्टर अजय आलोक हमारे साथ जुड़ गए हैं। तमाम इन दलीलों के साथ भी जूं नहीं रेंगती है ऐसे लोगों की मौत के ऊपर। डॉक्टर अजय आलोक, क्या कारण है? नहीं, देखिए मीना जी, सबसे पहले मैं तो ये कहना चाहूँगा आपको कि ठंड तो हर साल आती है और पिछले 20 वर्षों में हम देख रहे हैं कि ठंड के कारण मरने वाले वही लोग होते हैं जो गरीब होते हैं, जिनके पास अपना छत नहीं होती है और उन्हें मजबूरीवश बाहर में रहना पड़ता है। और सरकार इसी तरह से देख के प्लानिंग करती है कि हम क्या व्यवस्था कर सकते हैं। लेकिन एक बात बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूँ कि कोई भी सरकार हो, चाहे यहाँ की सरकार हो चाहे अमेरिका की भी सरकार आप ले लीजिए, वहाँ भी ठंड से मौतें होती हैं, जबकि वो हमसे बहुत ज़्यादा डेवलप्ड नेशन है। सारी व्यवस्था करने के बावजूद, ये होमलेस वॉन्डरर्स जो हैं और रैन बसेरा बनाने के बावजूद भी आप कभी भी 100% सुनिश्चित नहीं कर सकते हैं कि ठंड से और भूख से मौतें नहीं होंगी। हाँ, सरकार का दायित्व होता है कि हम कितने इसको कम से कम घटा सकें। अब जैसे बिहार सरकार में 2005 से ये नीति बनाई कि ठंड के दौरान हर जिले में वार एक डीएम की अध्यक्षता में एक कमेटी बनी हुई है, जिसमें यह तय कर दिया गया है कि 10 डिग्री टेम्परेचर 12 डिग्री टेम्परेचर से नीचे जैसे ही आएगा तो प्रत्येक जिले को चिन्हित जगहों पर आपको आग जलाना है। अब जैसे पटना शहर में हमारे यहाँ 52 जगह एक साथ आग जलता है, लेकिन उसके बावजूद भी मौतें हो जाती हैं, क्योंकि बहुत लोग, सब लोग उसी 52 जगह पे आके रहते नहीं है, कई जगह कहीं और लोग रहते हैं, कई लोग बीमार होते हैं, कई लोगों की सेहत ठीक नहीं होती है। डॉक्टर अजय आलोक, ठंड का ज्यादा डॉक्टर अजय आलोक, तो क्या उन लोगों के लिए जो वहां पहुंच नहीं पाते हैं, सामाजिक सुरक्षा राज्य सरकारों की जिम्मेदारी नहीं है? क्या इसे गंभीरता से नहीं लिया जाना चाहिए? मैं वही बात, नहीं, बिल्कुल लेना चाहिए, बिल्कुल लेना चाहिए, गंभीरता से लेने की जरूरत है। हम अगर डेवलप्ड नेशंस की बात करें तो वहाँ पे सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स चलती हैं। हमारे यहाँ हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं आधार कार्ड लाने की, किसी बहाने किसी तरह से उनको सामाजिक सुरक्षा इस तरह की प्रदान की जा सके, लेकिन आपकी सरकार है डॉक्टर अजय, इसी को हम डेवलपिंग नेशन कहते हैं। आपकी सरकार है डॉक्टर अजय आलोक, मैडम, इस मुद्दे को लेकर बिहार में मैंने तो कहा आपसे कि हमने तो जिलावार ये सुनिश्चित कर दिया एक टीम बना के कि हर जिले में 12 डिग्री लेकिन उसके बाद आप खुद ही स्वीकार कर रहे हैं को चिन्हित करके वहां पे अलाव जलाया जाए। उसके बाद आप खुद ही स्वीकार कर रहे हैं कि उसके बाद भी रुक नहीं रहा है सिलसिला। ठंड आती है हर बार और हर बार मौसम बदलने के साथ ही इस तरह की खबरें भी आती है। अब मैं तो ये भी कह रहा हूं कि ये सिलसिला कोई गारंटी नहीं कर सकता कि ये सिलसिला रुक जाएगा। आपको जिम्मेदार सरकार का ये प्रयास होना चाहिए कि इसकी संख्या में जितनी कमी हम कर सकें वो ज्यादा बेहतर है, लेकिन कोई ये गारंटी नहीं कर सकता कि ये संख्या रुकने वाली है या कभी नहीं होगा। ये अमेरिका तक सुनिश्चित नहीं कर सकता है, मतलब इस देश के गरीब आदमी को ठंड के 2 महीनों में छत मुहैया इस देश की सरकारें नहीं करा सकती, ये साफ कह रहे हैं आप आलोक जी? ये मुमकिन नहीं है आलोक जी? आलोक शर्मा ये बात कह रहा हूं, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी ने अभी घोषणा की है, प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की है कि 2012 तक हर एक व्यक्ति को छत और मकान दे देंगे। तो हम उम्मीद करते हैं अच्छे दिन आने वाले हैं, ये हर एक दुनिया में हर बेघर को एक घर मिल जाएगा। उम्मीद करते हैं भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के प्रतिनिधि भी हमारे साथ जुड़ने वाले थे, बीजेपी के प्रतिनिधि हमारे साथ जुड़ने वाले थे, लेकिन कुछ कारण से नहीं जुड़ पाए हैं, और वो होते तो हम पूछते थे। वाकई अच्छे दिन उन लोगों के लिए भी आएंगे जिन लोगों के लिए सरकारें बनती हैं। आलोक शर्मा जी, वाकई में जो डॉक्टर अजय आलोक कह रहे हैं, क्या इतना नामुमकिन है इन गरीबों को छत मुहैया कराना? मान लीजिए आप सामाजिक सुरक्षा के नाम पे या फिर घर मुहैया नहीं करा सकते, लेकिन कम से कम सर्दी के 2 महीने जीवन बचा सके, ये इतना मुश्किल है इस देश की सरकार के लिए? नहीं, मैं नहीं समझता हूं मैं डॉक्टर अजय जी ने किस परिप्रेक्ष्य में वो बात कही है। मैं समझता हूं कि सरकार की जिम्मेवारी बनती है, चाहे कहीं पर कांग्रेस की सरकार हो उसकी भी जिम्मेवारी बनती है। सरकारें या कोई भी राष्ट्रीय दल, राजनीतिक दल अपनी जिम्मेदारी से नहीं भाग सकता है। उसमें कमी लाना, उसको शून्य करना हमारी जिम्मेवारी है, हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। मैं जानना चाह रहा हूं कि अभी जो केंद्र में सरकार है उसने जो यूपीए सरकार में और कांग्रेस की दिल्ली की सरकार ने जो गरीबों के लिए घर बनाए थे वो 6 महीने से आवंटित नहीं हो पा रहे हैं। आज केंद्र में और दिल्ली के अंदर बीजेपी की सरकार है। जो ये प्रॉब्लम आती है वो लो कॉस्ट हाउसिंग की प्रॉब्लम है, अपने आप में एक बहुत बड़ी। मैं समझता हूँ कि किराए की जो दर लगातार बढ़ती चली जा रही है, एक गरीब व्यक्ति जो है वो किराए पे मकान नहीं ले पाता है। तो इन चीज़ों की तरफ
जब भी हमने किराएदार से संबंधित विधेयक लाना चाहा, बीजेपी ने उसकी खिलाफत की। जब भी हमने लो कॉस्ट हाउसिंग की बात की, CLU का पंगा सामने आ गया। लेकिन आज केंद्र में बीजेपी की सरकार है, उसने कोई भी पिछले 6 महीने में इस दिशा में ठोस कदम नहीं उठाया है। आलोक जी, आपने सरकारीकरण, राजनीतिकरण कर दिया। मैं आपसे ये पूछ रही हूँ कि क्या आपकी सरकार के वक्त रहते हुए जिस तरह से राज्यों में और केंद्र में और दिल्ली में सर्दी से मरने वालों की संख्या थी, उसे रोका नहीं जा सकता था? ये वाकई में गंभीरता से नहीं लिया जाता इन लोगों की आवाज को? इनकी आवाज बनने की कोई कोशिश भी नहीं करता है, इनके पास कोई पहुंचता भी नहीं है, क्योंकि ये वोट बैंक की राजनीति नहीं कर पाते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, तमाम समय पर अगर आप पिछले वर्षों में देखेंगे तो केंद्र की सरकार ने भी, राज्य की सरकार ने भी कदम उठाए हैं। उनमें कमियां अवश्य रही होंगी और कमियां रही हैं तो उनको दूर किया जाना चाहिए, लेकिन असंवेदनशील रहे हैं, मैं नहीं मानता कि ऐसा रहा है। अदरवाइज दिल्ली के अंदर आज 250 के करीब जो शेल्टर्स हैं वो नहीं बने होते। कहीं ना कहीं प्रयास रहा है, लेकिन पिछले 15 वर्षों में आप देखिए मीना जी कि दिल्ली की आबादी लगभग 3 गुना बढ़ गई है। तो कहीं ना कहीं रिसोर्सेज के ऊपर दबाव एक आता है। बढ़ती हुई आबादी के लिए हमारे पास कोई योजना नहीं है। आपकी बात को मैं मानूं, बजट नहीं कह रहा कि योजना नहीं है, उसके लिए होती है, योजनाएं उसके लिए होती है। सुनील कुमार, उसके बावजूद कहीं ना कहीं रिसोर्सेज के ऊपर दबाव आता है। जी, सुनील कुमार जी, दबाव से नहीं निकल पाएंगे। आप लोगों को बताना चाहूंगा कि 22 अक्टूबर 2014 तक विंटर के लिए 44 जगह टेंट लगाने थे, जिसमें से 15 जगह लगे हैं। शैलजा की बात को मैं कहता हूँ कि वो कह रहे हैं ब्यूरोक्रेसी की बात, तो सबसे ज्यादा तो उन्हीं के साथ हमारा वो रहता है आंकड़ा। दूसरी बात, आंकड़े ठीक नहीं है। तीसरी बात, 17,760 लोग बोलते हैं दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड। अगर उसमें हम कैपेसिटी की बात करें, खाली 4,489 लोगों को ही हम अकोमोडेट कर सकते हैं। अगर वो 17,760 ही बोल रहे हैं तो उनके लिए भी पर्याप्त शेल्टर होम नहीं है। जी जी, शैलजा जी, राजनेताओं ने तो अपनी बात साफ कर दी कि मुमकिन नहीं है, आसान नहीं है, किसी भी सूरत में रोका नहीं जा सकता। ब्यूरोक्रेसी शायद इसी कारण, इसी रवैये पे चलती है। नहीं, मुझे नहीं लगता कि कोई भी ब्यूरोक्रेट ये समझेगा कि कुछ भी नहीं हो सकता है। प्रयास तो हमेशा रहता है, कोई भी पार्टी पावर में हो, कि मैं अपना काम अच्छी तरह से संभालूं। कोई इसमें एपैथेटिक नहीं है। पर मैं ये जानना चाहती हूँ, आप हर वक्त निशाने लगा रहे हैं सारे आपके पैनलिस्ट ब्यूरोक्रेसी के ऊपर। आपके जो विधायक है, अभी भी विधायक ही है ना दिल्ली में? ये असेंबली डिसॉल्व तो नहीं हुई है? नहीं, असेंबली तो डिसॉल्व हो चुकी है कर रहे हैं? क्यों नहीं अपने आंकड़े मैडम? असेंबली डिसॉल्व हो गई है, लेकिन आलोक जी, अभी हो चुकी है। हाँ, नहीं आलोक जी, ये अभी ऊपर, इसके पहले तो वो बिल्कुल मौजूद थे। उससे पहले मैम पार्टी केजरीवाल भाग गई थी, सरकार नहीं थी, तो विधायकों के पास पावर्स नहीं। आप सर्दी से लोगों को मरने के लिए छोड़ देंगे? नहीं, मैं नहीं कह रहा हूँ। आज तो देखिए मेरी सरकार नहीं है, कांग्रेस की सरकार नहीं है, और मैं उसके बावजूद पल्ला नहीं झाड़ रहा हूँ। आलोक जी, सरकार होना उसके लिए जरूरी है गरीबों को 1-2 कंबल देने के लिए? नहीं, 2 कंबल देने के लिए कौन मना कर रहा है? तमाम आपके न्यूज चैनल्स और रेडियो FM पर भी हम सुन रहे हैं, और तमाम लोग वॉलंटियर्स उसमें सामने आ रहे हैं। पिछले साल भी कांग्रेस पार्टी के कार्यालय से 4 ट्रक कंबल निकाल के पूरी दिल्ली में बांटे गए थे, लेकिन उसके बावजूद कहीं ना कहीं कमी रही थी। मैं आज जानना चाह रहा हूँ, कंबल के नाम से मुझे याद आ रहा है उत्तर प्रदेश में कंबल के नाम पे क्या कुछ हुआ था, और पूरे देश में तमाम समाज सेवी संगठन भी इसकी कोशिश करते हैं। लेकिन आऊंगी आपके पास, रविदास मेहरोत्रा जी, आपकी उत्तर प्रदेश की सरकार ने कंबल बांटने के नाम पे क्या किया था, उस पर भी सफाई थोड़ी सी जरूर बताइएगा। लेकिन उससे पहले हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हैं, मोहम्मद अख्तर दिल्ली से, वो कुछ कहना चाह रहे हैं। जी मोहम्मद अख्तर, बताइए। मोहम्मद, आपको मेरी आवाज आ रही है तो जल्दी से अपनी बात रखिए। कुछ तकनीकी परेशानी की वजह से नहीं जा पा रहे। बीजेपी के हमारे मेहमान भी शायद कुछ ही देर में जुड़ जाएंगे। लेकिन रविदास मेहरोत्रा जी, याद है आपको कंबल को लेके, क्या गरीब का वो कंबल भी आपकी ब्यूरोक्रेसी और आपके राजनीतिज्ञों को बर्दाश्त नहीं हुआ कि उसमें भी भ्रष्टाचार हुआ? हम लोगों ने पिछले साल पूरा ये प्रयास किया था कि जो बेबस, लाचार, कमजोर और गरीब लोग हैं उन लोगों को कंबल मिलने काम हो जाए, और कई स्थानों पर कई संस्थाओं से सहयोग लेकर के अपने पास से भी और सरकार का भी कंबल वितरण करने का कार्यक्रम किए थे। आपकी ये बात सही है कि पर्याप्त संख्या में
जो गरीब, असहाय, कमजोर, बेबस, लाचार लोग थे, उन्हें वो कंबल मिल नहीं पाए थे कुछ लोगों को। लेकिन हम लोग इस बार फिर प्रयास कर रहे हैं कि ऐसे लोग जो बहुत गरीब हैं और ठंड से या भूख से परेशान हैं, उनके पास कंबल पहुंचने का काम हो। आज जी एक बात जो रविदास लोगों ने मल्होत्रा कही, जी, ये संभव नहीं है, मैं सहमत नहीं हूं इससे। ये आपके अल्फाजों में मीना जी, जी। मैं ये बात कह रहा था कि ये संभव है, अगर ये संभव है, अगर किसी कोई जनाब पूरे मन से, पूरे विश्वास से काम करे, तो ये संभव है कि ठंड और गरीब से किसी की मौत नहीं होगी। और आज इस बात का संकल्प करना होगा कि अपने देश में, अपने प्रदेश में कोई व्यक्ति भी ठंड और भूख से किसी की मौत ना होने पाए। लेकिन रविदास जी, अगर आप काले धन का इंतजार करेंगे तो संकल्प पूरा कैसे होगा? आलोक जी छोड़ दीजिए, विषय से हटना नहीं है मुझे। मुकेश कुमार मेरे साथ उत्तर प्रदेश से कॉलर जुड़े हैं, वो भी कुछ कहना चाह रहे हैं, जल्दी से बताइए मुकेश जी। हाँ सर, ये कहना है, ये मौत जो है ना बिल्कुल गरीबी से होती है और सरकार इसके लिए कोई भी प्रयास नहीं कर पा रही है। जी बहुत बहुत शुक्रिया मुकेश कुमार जी, प्रयास नहीं कर पा रहे हैं। आलोक शर्मा जी, क्या विपक्ष सिर्फ इंतजार करता है कि सरकार जो है वो रैन बसेरे न बनाए, 2-4 मौतें हों, हम हंगामा करें, और वो भी कम से कम इनके लिए हंगामा नहीं, हंगामे के लिए आपको वक्त नहीं मिलता है, टीवी स्क्रीन पे बहस करने की बात आती है तब आप सरकार पे आरोप लगा दे? वाकई में विपक्ष का काम सिर्फ इतना ही है? नहीं, ऐसा नहीं है। 15 दिन पहले लगभग कांग्रेस का एक डेलीगेशन गया था जिसके अंदर 12 मांगे हमने रखी थी, उसमें नाइट शेल्टर्स का भी एक पॉइंट था। मेरे पास अभी मैसेज पीसीसी से आया है, तो हम तमाम समय पर बातों को उठाते रहे हैं। लेकिन आज सरकार आप पॉइंट्स में जो बात देंगे आलोक जी, उस पे पॉइंट्स को कब देखा जाएगा, कब सुना जाएगा? मेरे को ये बताइए आलोक जी कि जो तकरीबन 5,000, 10,000, 15,000 या 20,000 लोग हैं, उनके लिए शेल्टर बनाने का काम विपक्ष, विधायक, अपने अपने सामाजिक संगठन के जो लोग जुड़े हुए हैं उनके जरिए नहीं कर सकते हैं? देखिए, हमारे दिल्ली में 8 विधायक थे और असेंबली सस्पेंडेड एनिमेशन में पिछले 8 महीने से है। मैं इस साल की बात ही नहीं कर रही, इस साल को छोड़ दीजिए आलोक जी, इस साल को छोड़ दीजिए। पिछले वर्षों पे चर्चा करेंगे तो मैं समझता हूँ अन्याय होगा। आपकी सरकार थी दिल्ली में, बिल्कुल हमने किया, मैंने आंकड़े पहले ही बता दिए, पहले स्लॉट में ही आपको हमने क्या क्या किया है। आज आप सत्ताधारी दल से पूछिए ना पिछले 1 साल में क्या हुआ है। आलोक जी, हमने अगर 250 रैन बसेरे बनाए हैं तो कांग्रेस के शासनकाल में ही बने हैं। उसके बावजूद दिल्ली ने हमें विपक्ष में बैठाया है। आज हम जानना चाहते हैं, बीजेपी जिन्होंने कहा कि अच्छे दिन आ जाएंगे, वो आज बीजेपी वाले कहाँ हैं? आलोक भाई, एक बात मैं आपको बता दूं कि ये किसी सरकार ने नहीं, इस कोर्ट के आदेश से ये आए हुए हैं। और अगर कंबल की भी बात करें तो 18 नवंबर कोर्ट को कहना पड़ा आपकी सरकार के वक्त रहते हुए। आपको एक कंबल के बारे में हमारी सरकार नहीं थी मीना जी, पिछले महीने 18 नवंबर 2014 को कंबल के लिए टेंडर निकला, 24 नवंबर को कंबल खरीदे गए, जो कि 531 रुपए 25 पैसे का एक कंबल खरीदा है, जिसकी मार्केट में वैल्यू 280 रुपए है। सोनभद्र मेरे साथ एक कॉलर है, विजय बहादुर सोनभद्र से एक कॉलर है, वो भी कुछ कहना चाह रहे हैं। जी विजय बहादुर जी, बताइए। जी मैडम, कहना चाहते हैं कि गरीबी से होती है मौत, जो है ठंड से नहीं होती है। गरीबी दूर करना पड़ेगा, कंबल बांटने से कुछ नहीं होता है। हाँ, गरीबी दूर होगा तब जो है। जी बहुत 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 सही बात उठाई आपने विजय बहादुर जी। शैलजा जी, वापस आपके पास आती हूँ, क्योंकि महत्वपूर्ण बात आपने कही थी कि इतने ज्यादा लोग बाहर से आते हैं, इस वजह से आप जो है माइग्रेशन की वजह से इस तरह की चीजों को रोका नहीं जा सकता। राजनेता भी कह रहे हैं कि मुमकिन नहीं है। तो गरीबी हटाना, सामाजिक सुरक्षा मुहैया कराना, जो प्राथमिक सरकार की किसी की भी जिम्मेदारी है, उस दिशा में कोई बात करने की जरूरत नहीं है। आप मेरे से अगर पूछ रहे हैं तो पॉवर्टी और गरीबी एक बहुत बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट है। ये सिर्फ लोग जो मर रहे हैं और भूखे मर रहे हैं उससे नहीं जुड़ा है। ये बहुत कुछ इसमें कदम उठाने की जरूरत है। और ये बिल्कुल शुरुआत कहाँ होती है? शुरुआत होती है कि लड़कियों की शादी बहुत जल्दी हो जाती है, जब ये खुद ही इतनी मेल नरिश्ड है, उनके बच्चे मेल नरिश्ड बन जाते हैं, वो स्कूल में पढ़ नहीं पाते हैं, स्कूल में टीचर नहीं आते हैं। उसके बाद जब पढ़ाई नहीं, स्किल नहीं, तो ये पॉवर्टी वहीं का वहीं रहता है। और फैमिली प्लानिंग के उनके पास कोई, आपने छत्तीसगढ़ का भी सुना था ये स्टेरिलाइजेशन डेथ्स, तो बेचारे ये
लेडीज का कुछ होप नहीं पाता है। आप समझेंगे कि कहाँ की बात इसने कहाँ ले गई। मैं आपको समझाना चाहती हूँ कि ये सिर्फ जुड़ा है कि हम उनके जो समस्या है इसके ऊपर ध्यान एक कॉन्क्रीट तरीके से इंटर डिपार्टमेंटल सारे प्रॉब्लम्स छोड़ के नहीं करते हैं। और मुझे बहुत अफसोस है कि हम जब बड़े बड़े बातें करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर के और जो हम बिल्कुल मुकाबला करना चाहते हैं सुपर पावर के, आपने मेल न्यूट्रिशन के, रिप्रोडक्टिव हेल्थ जैसे चीज, एजुकेशन, प्राइमरी एजुकेशन, हर बच्चे को सिर्फ एक्ट और कॉन्स्टिट्यूशन बदलने से नहीं होता है, इसमें तो आपको मॉनिटरिंग की जरूरत है। एक आदमी की संख्या लेने पड़ती है कि टीचर क्यों नहीं जा रहा है, ये सब मॉनिटरिंग नहीं हो रही है। और किसी भी देश में कोई राज्य थोड़े प्रोग्रेसिव है, कोई चीफ मिनिस्टर्स भी प्रोग्रेसिव है, पर अगर आप हिंदुस्तान की स्थिति ले ले तो शेमफुल है कि हम अपने आप को सुपर पावर समझते हैं। शर्मनाक है लेकिन फिर भी समाधान नहीं है। शर्मनाक है फिर भी समाधान नहीं है। रामलाल एक रतलाम से मेरे साथ कॉलर हैं, वो कुछ कहना चाह रहे हैं। रामलाल जी जल्दी से बताइए। हाँ मैडम जी बताइए। हाँ मैडम, जब तक इस देश से 16,000 करोड़ रुपया रोज विदेश में जाएगा, काला सफेद तो मैं नहीं बोल सकता, लेकिन हेलो जी सुन रहे हैं आपकी आवाज, जल्दी से पूरी बात करिए अपनी। तब तक इस देश से गरीबी नहीं मिटेगी, गरीबी मिटते रहेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। और ये तो अभी थोड़े तो अभी गरीब मर रहे हैं, लेकिन 100 साल के अंदर ये साधारण मध्यम वर्गीय परिवार है, उनका भी नामो निशान मिटा देंगे। जी बहुत बहुत शुक्रिया रामलाल जी। डॉक्टर अजय आलोक, बिहार में आपकी सरकार है, सामाजिक सुरक्षा सरकार की प्राथमिक जिम्मेदारी नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल, सामाजिक सुरक्षा सरकार की प्राथमिक जिम्मेदारी है। ऐसे लोगों के लिए, मेरा यहाँ पे कहना है, ऐसे लोगों के लिए बोल रहे हैं, मैं अभी बात खत्म कर लूँ, 1 मिनट, बस 1 मिनट में अपनी बात खत्म कर लूंगा। आपके तमाम कॉलर्स यहाँ बोल रहे हैं जब तक गरीबी से मर रहे हैं, ठंड से नहीं, जब तक गरीबी खत्म नहीं होगी। मैं लोकसभा चुनाव में माननीय मोदी जी का एक भाषण आपको याद करवाना चाहूंगा, जिसमें उन्होंने कहा था कि गरीबों से नहीं, गरीबी से नफरत करना है और गरीबी भगा देनी है। और भाइयों, ये लाखों करोड़ काला धन बाहर है, अगर यहाँ आ गया तो हर गरीब के खाते में 15-20 लाख रुपए तो ऐसे ही पहुंच जाएंगे। तो आज तो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को यहाँ पे होना चाहिए था, उनको जवाब देना चाहिए था कि कब वो 15-20 लाख रुपए गरीबों को पहुंचा दीजिए सबके अकाउंट में, चेक से या कैश से। गरीबी दूर हो जाएगी तो कम से कम ये ठंड, बाकी भूख इन सब का मुद्दा खत्म हो जाएगा। तो स्वाभाविक है कि आपने जो वो वादे दिखा दिए, वो सपने दिखा दिए, तब पूरा कीजिए, दायित्व आपका बनता है। और जहां तक राज्यों की बात है, सब राज्य अपनी क्षमता के हिसाब से कर रहे हैं और सामाजिक प्राथमिकता बिल्कुल हर सरकार की जिम्मेदारी होती है। लेकिन मूल मुद्दा वही है, गरीबी का, गरीबी हटाने का इन्होंने वादा किया। आप देखिए वादे कितने इन्होंने निभाते वादा हैं। हम तो ये किया, बात कह रहे हैं, इन्होंने कि जो आप अपने वादा वादे किया, निभाने का आपको समय आ गया है। इन्होंने जो वादा किया वो आपके राज्य के लिए तो नहीं लागू होता ना, आपकी सरकार उससे बच तो नहीं सकती ना कि मोदी जी ऐसे लोगों को बचाएंगे, हम ऐसे लोगों को नहीं बचाएंगे। ये तो आप नहीं कह सकते ना। राज्य हमारे राज्य में तो हमसे जितना बन पड़ रहा है हम कर रहे हैं, और भी जरूरत पड़ेगी और करेंगे। लेकिन हमारे राज्य के लिए भी जितना वादा किया उसमें से भी एक भी नहीं किया। वो तो आपने बता ही दिया पहले ही कि सबको तो बचाया जाना हमारे राज्य में मुमकिन तो नहीं मनरेगा है। की कटौती कर दी गई, जिस हमारे राज्य में तो मनरेगा की कटौती कर दी गई, जिस मनरेगा में डॉक्टर अजय आलोक सबसे ज्यादा प्रभावित कौन होता है? बात कर रहे हैं, उसी से समझ में आता है कि आप कितने गंभीर है ऐसे लोगों के लिए। सुनील कुमार जी, एक बात इन्होंने और भी कही कि ठंड से नहीं गरीबी से मरते हैं। इस तरह के स्टेटमेंट और भी कई हिस्सों से आए कि ठंड से लोगों की मौत ही नहीं होती है बल्कि गरीबी की वजह से होती है। हकीकत क्या है? सच्चाई बात यह है कि जब हम स्लम की बात करते हैं उनके पास कुछ है, जब हम सड़कों पे निकलते हैं तो वो कौन लोग हैं वो नजर ही नहीं आता। उनके लोग बाग कहते हैं कि ये तो गंदगी है, गंदा है। इनसे बात करने की जरूरत है हमारे को। आंकड़े साफ नहीं है और ये कह देना खाली कि गरीबी से मर रहे हैं। मरता कौन है सड़क पर? सड़कों पे आम आदमी मर रहा है, ना कि ये जो महलों में रहने वाले हैं। जी, डॉक्टर विष्णु अग्रवाल बीकानेर से, राजस्थान से एक कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं। जी बताइए डॉक्टर साहब। मैडम गुड इवनिंग। आपने बहुत ही अच्छा इश्यू उठाया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जी शुक्रिया। मैडम मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस देश की ये विडंबना है कि एक कंबल खरीदने के लिए, सर्दी में गरीब लोगों के कंबल खरीदने के लिए टेंडर उठाए जाते हैं। अभी जैसा आपने बताया 500 रुपए का कंबल जिसकी मार्केट प्राइस 250 रुपए है, इसमें भी हमारी जो ईमान इतना डगमगा गया है
कि हमने कंबल तक में, गरीबों के कंबल तक में पैसे खा लिए, अगर ये बात सच है तो। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि ना बीजेपी, ना कांग्रेस, ना समाजवादी पार्टी, ना जनता दल यूनाइटेड, कोई भी पार्टी हो, इन सब की संवेदनाएं बिल्कुल खत्म हो गई हैं। ये सब भाषणबाजी के केंद्र बन के रह गए हैं, ठीक है ना। आप चाहे से इनके एक एक जो लीडर हैं, उन लोगों को, उनको एक लीडर को इनके साथ सुलाओ, अपने आप कंबल का भी इंतजाम हो जाएगा। इतनी बड़ी बड़ी रैलियां होती हैं, करोड़ों अरबों रुपया खर्च हो जाता है। अगर ये सारी पार्टी एक एक रैली भी ना करें, एक एक रैली भी ना करें, उनका पैसा कंबल आ जाए तो सबके लिए कंबल का इंतजाम। बहुत सही कहा डॉक्टर विष्णु अग्रवाल जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपने राय रखने के लिए। आलोक शर्मा जी, आज आप सबसे कम इतिहास में अगर नजर डालें तो सबसे कमजोर स्थिति में है, सबसे कम सांसदों के साथ संसद में। क्या आप महसूस करते हैं कि जो यहाँ बात हमारे कॉलर कह रहे हैं, आपकी जिम्मेदारी आप उस तरह से न कि आप इंतजार करें कि कब एक गरीब मरेगा, कब आप उस बात को रखेंगे, कब आप सरकार को चिट्ठी लिखेंगे, उसमें पॉइंटर्स में अपनी बात कहेंगे। आप खुद जाके रैन बसेरों की स्थिति देखें और तुरंत उसका फैसला हो कि भाई अभी समाधान होना चाहिए। नहीं, कांग्रेस पार्टी अगर विपक्ष में होगी तो समाधान हमारे हाथ में नहीं है, हमारे हाथ में आवाज उठाना है, हम आवाज उठा रहे हैं। हाँ। दूसरी चीज देखिए, इस जो समस्या है इसके दो उपाय हैं। एक शॉर्ट टर्म के उपाय हैं कि किस तरह से सर्दियों जब आती हैं तो उस समय पर शॉर्ट टर्म जो स्टेप्स लिए जाते हैं, एक लॉन्ग टर्म स्टेप्स। लॉन्ग टर्म को तो बहुत टाइम दिया आपको इस देश की जनता ने, इस देश की जनता ने बहुत वक्त दिया था। गरीबी मैडम सुनिए ना, आप एक बात को तो सुन लीजिए ना। इस देश के अंदर जब हम आजाद हुए थे तो हमारे पास खाने के लिए नहीं था, आज हम मंगल तक पहुंचे। नहीं मैम, देखिए मैम, चैनल पे बैठ के केवल ये कह देना कि कांग्रेस ने तो 60 साल में कुछ नहीं किया है, बहुत आसान है। लेकिन हमारे पास बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट है कि कांग्रेस पार्टी ने क्या किया है। कि सरकार काम करती है, आप ही ने कहा, मैंने नहीं कहा ना आलोक जी, मैंने तो कहा विपक्ष में रह के आप जाइए, समाधान कुछ करिए, क्योंकि आप कह रहे हैं सरकार ठीक नहीं कर रही है। तब आपने जब कहा, तब विपक्ष का काम यही है कि सरकार अगर कोई कार्य नहीं कर पा रही है तो उसको मीडिया के माध्यम से जनता तक पहुंचाया जाए। मैं इसीलिए पूछ रही हूँ आपसे आलोक जी कि 10 साल तक आपकी सरकार थी और पिछले 10 साल में हर साल सर्दी में मरने वालों के आंकड़े जो बढ़े हैं, आपकी सरकार गरीबी को नहीं रोक पाई। स्थायी समाधान जिस विषय पे देना चाहिए था, सबसे जरूरी था, नहीं दे पाई। मैडम, मैं अब उसमें आपका उत्तर देना चाहता हूं। स्थायी समाधान के लिए क्या मनरेगा जैसी स्कीम्स कौन लेकर आया है? जो भारत निर्माण कार्यक्रम था, जो प्रधानमंत्री जो ग्रामीण रोजगार गारंटी थी, वो कौन लेकर आया है? कांग्रेस पार्टी लेकर आई है। और जो आज आंकड़े आपके पास आए हैं वो कहां से आए हैं? सूचना के अधिकार से। मैं समझता हूं कांग्रेस पार्टी ने राइट बेस्ड अप्रोच अपनाई थी। हम फूड सिक्योरिटी बिल लेकर आए, आप ही के कार्यक्रम में अभी मॉल न्यूट्रिशन का जिक्र आया है। फूड सिक्योरिटी बिल हम लेकर आए, उसमें जो जच्चा और बच्चा और तमाम जो ध्यान रखे जाने चाहिए, आलोक जी, वो तो आपका काम था, वो तो आपको करना चाहिए था। उसमें देश की जनता आपसे उम्मीद करती है, उसके लिए सरकारें चुनती हैं। काम किए ना, देश की जनता के लिए हमने उम्मीद किए। जो उम्मीद थी जनता को, हमने कार्य किए। उसमें हमसे कमियां रही होंगी, जनता ने हमें विपक्ष में बैठा दिया। आज हम पूछ रहे हैं कि आपने जो झूठे वायदे देकर जनता को, देश की जनता को गुमराह करके आप आए, तो आप जवाब दीजिए। आप फूड सिक्योरिटी बिल को लागू क्यों नहीं कर रहे हैं? मनरेगा कार्यक्रम के आप पर क्यों काटते चले जा रहे हैं? अभी बिहार के हमारे जो साथी हैं, उन्होंने कहा कि बिहार का जो मनरेगा का फंड था उसको कम कर दिया है। उत्तरांचल का कल मैं सुन रहा था कि उत्तरांचल के अंदर फंड कम कर दिया है। एक बड़ी खबर पाकिस्तान से आ रही है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन आप सबसे जो बात करने के बाद बात निकल के सामने आ रही है वो ये कि जैसे नेता वैसे अफसर और वैसे ही देश का विपक्ष और वैसे ही समाज विकसित राष्ट्र बनाने के मुद्दे पर बातें बड़ी बड़ी, लेकिन मामूली सी ठंड से मुकाबले के मुद्दे पर घुटने टेकते सभी एक साथ नजर आते हैं। कहीं कहीं कंबल बांटते हुए अपनी फोटो खिंचवाकर कर्तव्य की इतिश्री कर ली जाती है, लेकिन हकीकत किसी से छुपी नहीं है। नेताओं मंत्रियों के लिए बड़े बड़े बंगले बन जाते हैं, लेकिन बेघरों के लिए शेल्टर बनाने के मुद्दे पर एक दूसरे पर बयानबाजी करते नजर आते हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि ऐसी जो सोच है उसे थोड़ा सा झकझोरें। हम कोशिश कर रहे हैं कि सबको अपनी जिम्मेदारी का एहसास कराएं, समाज के सभी फलक सोचना शुरू करें कि हमारी भी कोई जिम्मेदारी है।